हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्टडी धावक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारा साइंस का बैच चल रहा है 10th क्लास का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस में केमिस्ट्री और हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन हम ये देख चुके थे। उसके जो भी आगे की अभिक्रिया वो हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार उपचयन अपचयन एक और बार बता देती हूँ और साथ ही उसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताए थे। तो हमारी जो एक अभिक्रिया थी वो है उपचयन। इसे उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये एक और नाम है इसका, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। से तो आपको इजीली समझ आ जाएगा ये कैसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा और हाइड्रोजन निकलेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसमें दो तत्वों का खास ध्यान रखना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर घर के अंदर ऑक्सीजन रहेगा तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, और अगर हाइड्रोजन रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों में अभी क्या है, नाराजगी है, दुश्मनी है। ठीक है, तो उपचयन या ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ये है हमारी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था। इसका जो है एग्जांपल मुझे लिखाना था, जिसमें आप लिखिए Fe+O2, Fe+O2 इज इक्वल टू FeO3+H2O। एक सेकेंड ना, यहाँ पर को जो है Fe+H2O आएगा, सॉरी Fe+O2 प्लस H2 अलग से, वेट, Fe+O2+H2, ये इस टाइप की ऐसी अभिक्रिया बनेगी। आप इसमें अच्छे से देखिए, हमारे पास क्या है, मैंने क्या करता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है एंड हाइड्रोजन निकलती है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन फेरस के साथ जुड़ रही है और हाइड्रोजन निकल रही है। जब ये इसके साथ जुड़ी और यहाँ भी ये जुड़ गई है, यहाँ भी जुड़ी हुई है, यहाँ भी जुड़ी है, और हाइड्रोजन क्या है, निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यह उपचयन का, आप जल्दी से एक बार लिख लीजिए। फिर हमारी जो नेक्स्ट है वो है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन में क्या होता है, उसका उल्टा, क्योंकि ये इतना इजी है कि आपको हर अभिक्रिया में उसका उल्टा बना देना। एक अभिक्रिया पढ़ो, उसका जस्ट उल्टा अगली अभिक्रिया बन जाती है। तो उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, तो अपचयन में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो उसके साथ रहना नहीं चाहता है, इट मीन्स ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं Cu प्लस H2, Cu प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। ये रहेगी हमारी अपचयन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन अभिक्रिया भी इसे कहता है, रिडक्शन रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद लास्ट जो मैंने बताई थी रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होता है। उसका एग्जांपल लिखने के लिए आएगा तो ये वाला, और जो मैंने आपको उपचयन में लिखाया था वो वाला, वो दोनों आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जांपल में तो जिसमें उपचयन अपचयन साथ साथ में होता है वो हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। ओके, देन हमारी एक जो अब अगली हम अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, जिसे कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी नाम से ही पता चल जाएगा, ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा, ऊर्जा होती है ना, पावर। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी जुड़ती है, ऊर्जा जुड़ती है, हाँ ऊर्जा जुड़ती है।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा जुड़ेगी उसे हम ऊष्मा शोषी कहते हैं। अच्छा, शोषी का मतलब पता है क्या होता है? शोषी का मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है खींचना, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना या अपने पे उसे जोड़ लेना, उसे कहते हैं हम अवशोषण। जैसे आपने सुना होगा कि पानी का अवशोषण होता है, या फिर वो नहीं होता स्पंज, स्पंज में देखना कभी आप उसमें पानी में डालना तो क्या होता है, वो पानी को अवशोषित कर लेता है अपनी तरफ, ठीक है ना। उसी तरह हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जुड़ेगी, ठीक है। ऊष्मा जुड़ने वाली अभिक्रिया हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसके लिए बहुत एक फेमस एग्जांपल है, वो तो अभी नहीं है, लिखे AgBr। देखिए, ऊष्मा जुड़ने का मतलब क्या होता है? ऊष्मा के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है, सिंबल नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये होता है कि ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में, ऐसे हम डैश के ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए हमने AgBr इसको लिया और उसके ऊपर से हमने बहुत ज्यादा एनर्जी डाली, या फिर हमने सन के नीचे रखा इसको, ठीक है, सूर्य के नीचे रखा, और उसके बाद हमने ये रिएक्शन करवाया, ठीक है, सूर्य के नीचे रखा, रिएक्शन कराया। क्यों? हमें सोलर पावर मिल रही है, या तो हमने सोलर पावर का यूज कर ले, या फिर जितने भी यूरोन और बहुत सी चीजें होती हैं उसका यूज कर लें, और उसके द्वारा जो है हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो ऊष्मा शोषी से बनता है, यानी कि जिसमें हमारी ऊष्मा लगी है या कोई ना कोई एनर्जी जिसमें जुड़ी है, जिसके द्वारा हमारा रिएक्शन हुआ और कोई नई चीज हमें मिली है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। Ag प्लस Br2। देखो इसमें इन लोगों ने क्या करा ना, इन लोगों ने लिया AgBr लिया, अब इस AgBr को तोड़ना था, यानी कि इनको सेपरेट करना था, तो इन्होंने सेपरेट करने के लिए किसका यूज करा? ऊष्मा का। जैसे कि आपको बताती हूँ मैं, हमारे जो परमाणु बॉम्ब बनते हैं ना, परमाणु बॉम्ब कैसे बनते हैं? चलो परमाणु बॉम्ब भी नहीं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सूरज, हाँ, जैसे जब हम लोग ना सूर्य की एनर्जी लेते हैं ना, एनर्जी लेने के बाद अगर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिससे हमें विस्फोट कराना है, या जैसे खनन कार्य में करवाते हैं ना विस्फोट वगैरह, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जब हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेते हैं ना, तो वो कोई चीज जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल बट जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी किया, इन लोगों ने AgBr लिया और ऊष्मा ली। ऊष्मा आप कोई सी भी ले सकते हैं, आपने बिजली की ली हो या फिर सूर्य की ली हो, और उसमें बहुत ज्यादा लगाई और टूट के ये AgBr अलग अलग सेपरेट हो गए। आया समझ? इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जुड़ती है या ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। आया? एक और चीज इसमें आपको मैं बता रही थी, इसी एग्जाम्पल को आप किसी और अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं। बता सकते हैं कौन सी अभिक्रिया जिसमें हम ये एग्जाम्पल लगा सकते हैं? वियोजन अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था ना, वियोजन अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ उत्पाद में जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, दो या दो से ज्यादा। हम ये एग्जाम्पल को उसमें भी यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को एक और चीज में यूज किया जा सकता है, मैं यहीं पे बता देती हूँ अभिक्रिया के बारे में भी, बस उसका नाम बदल जाएगा। ऊष्मा की जगह उसमें आ जाएगा प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। प्रकाश ऐसे ही लिखते हैं, संश्लेषित प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसमें भी सेम यही आप एग्जांपल डाल दीजिएगा, जैसे ऊष्मा में हो रहा था सेम यही होगा। इसका भी क्या होगा, अगर डेफिनेशन भी इसकी यही है, बस आपको उसमें ऊष्मा की जगह प्रकाश लिख देना है। इसमें आप ऐसे लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है या जिससे प्रकाश का जुड़ाव होता है, प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण का जुड़ाव होता है, उसके द्वारा निर्मित उत्पाद प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊपर से ऊष्मा की जगह यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण लिख देना, प्रकाश संश्लेषण। अब आप कहेंगे कि ये दोनों एक जैसे कैसे हुए? देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, जैसे ऊष्मा शोषी में क्या हो रहा था कि जब हमें इनको तोड़ना था तो हमने किसकी ऊर्जा ली? ऊष्मा की ली। वो ऊष्मा हमने बिजली से ली हो या सूरज से? अगर बिजली से ली तो वो ऊष्मा शोषी नाम पड़ गया। लेकिन अगर वो ही एनर्जी अगर हमने सूर्य से ले ली, सूरज से ले ली, तो वो क्या बन जाएगा? प्रकाश संश्लेषी। उस एग्जाम्पल को हम ऊष्मा शोषी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा मिल रही है ना,
सूर्य भी तो हमें ऊष्मा देता है, एनर्जी देता है, तो बस उसका नाम बदल दिया और कुछ नहीं करा इसमें। आप अगर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए, इसके प्रकार टाइप्स को थोड़ा बढ़ाने के लिए एक नाम और डाल दिया है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बस अगर आपको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पूछ लिया तो जहाँ पे आप ऊर्जा या ऊष्मा लिखते हैं उसकी जगह प्रकाश लिख देना, काम खत्म। ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का जुड़ाव या प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में किया जाता है प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया कहलाती है। आया फोटोसिंथेसिस। अब मैं अगली जो बता रही थी ऊष्मा शोषीकरण, मैंने क्या बताया था, इसमें ऐसी अभिक्रिया है बस उसका उल्टा कर दो अगली अभिक्रिया निकल जाती है। ऊष्मा शोषीकरण था हमने, ऊष्मा जुड़ रही है, अब ऐसी अभिक्रिया निकलेगी जिसमें ऊष्मा निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो उसमें कहते हैं ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, इसमें ये वाला एग्जाम्पल नहीं लगेगा। हाँ, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शेपी में अलग लगेगा हमारा। हाँ, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जित, उत्सर्जन, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब समझते हैं, निकलना, निकलना, उसको कहते हैं उत्सर्जन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलेगी उसे हम ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस O2। CH4 किसका होता है, CH4 होता है हमारा मीथेन का, ठीक है, और इसके साथ बनेगा हमारा CO2 प्लस ऊष्मा। ऊष्मा लास्ट में क्यों, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है और निकलने वाली चीज यहाँ से निकलती जाएगी, जुड़ने वाली चीज तो यहाँ जुड़ेगी, हम उसकी उपस्थिति में कर रहे थे। देखो अब मैं इसका भी आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ऊष्मा शोषी में हमने सूरज की या बिजली की एनर्जी में कुछ प्रोडक्ट बनाया था या प्रोडक्ट को तोड़ा था। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें ऑलरेडी ऊर्जा है इनके अंदर, इनके अंदर जब बहुत ज्यादा एनर्जी है, मिथेन में आपको पता ही होगा एनर्जी होती है, मिथेन गैस, तो इसमें एनर्जी है। तो हमने क्या करा, अब इसकी एनर्जी हमें बाहर निकालनी है, तो हमने ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाया। हमने क्या करा, मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, तो हमें क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊष्मा बाहर निकल गई। आया समझ में। ऊष्मा जुड़ने के लिए क्या करेंगे, हम ऊष्मा की उपस्थिति में काम करेंगे, लेकिन अगर हमें किसी चीज से ऊष्मा निकालनी है तो उसे हम किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ऊष्मा ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी। आया समझ में। इसको आप डेली लाइफ में भी समझ सकते हैं, क्योंकि मीथेन में ऊर्जा होती है, मीथेन गैस बनती है, और उसके जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरीके की ऊष्मा ही है, एनर्जी है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी यूज होता है ना बहुत सी चीजों में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। आया समझ। ये हमारी अभिक्रियाएं थी जो कि टोटली खत्म हो चुकी है। हमारी टोटल 10 अभिक्रियाएं हैं, 10 आई थिंक 11। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया और प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। पूरी 10 अभिक्रियाएं हैं, जिसमें से सिर्फ आप 5 याद कर लो, 5 भी नहीं 4 याद कर लो। उसका उल्टा बना लो, 4 का उल्टा बना दो 8, और ऊष्मा शोषी और प्रकाश संश्लेषी तो सेम ही है 9, और उपचयन अपचयन से आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया निकल जाएगी 10। इतना इजी है कि सिर्फ आपको 4 या 5 याद करना है, उसका आप उल्टा कर दीजिए, और बस ये है कि उनके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारी सारी अभिक्रियाएं खत्म होती हैं। तो ये वहां पर हमारा जो है चैप्टर लगभग खत्म होता है। मुझे बस 1-2 चीजें और है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम कल से नेक्स्ट चैप्टर कर ही लेंगे, शुरू कर लेंगे। बस मैं 1-2 आपको वो दूंगी बैलेंस करने के लिए, एक बार और बता दूंगी ताकि आपको अच्छे से बैठ जाए दिमाग में, क्योंकि सेकंड चैप्टर में भी हमारा बैलेंस करना है। तो एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, मेटल करोजन। मेटल करोजन क्या होता है, धातु संक्षारण कहते हैं इसे। क्या नाम से समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। जब कोई धातु मेटल्स, जैसे कि ले लीजिए आप हमारा एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा या फिर सोना चांदी कुछ भी,
जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण में, जैसे कि वातावरण में क्या क्या होता है, पानी, धूल कण, वायु के संपर्क में आके संक्षारित हो जाती है या खराब हो जाती है, तो उसे धातु संक्षारण, मेटल करोजन कहा जाता है। आया समझ में? ऐसी या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें धातु अपने जल की बूंदे, धूल के कण जल की बूंदों के संपर्क में आती है और वो खराब हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं धातु संक्षारण। जैसे कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग कब लगता है? जब हम उसे खुले में छोड़ देते हैं बाहर। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप लोहे को यूज ना करो और कुछ टाइम तक उसे बाहर छोड़ दो खुले में, तो उसमें क्या क्या होगा, एक तो डेली हवा चल रही है, ऑक्सीजन के संपर्क में वो आता रहेगा। नंबर 2, बारिश हुई, बारिश से खराब होता रहेगा। और नंबर 3, धूल के कारण आसपास की गंदगी उसमें लगेगी और कुछ टाइम बाद देखना उसका रंग बदल जाएगा, उसमें क्या लग जाता है, जंग, फिर वो काम का नहीं रह पाता है, जंग हटाने की बहुत प्रॉब्लम होती है फिर। तो इसे हम क्या कहते हैं, धातु संक्षारण, नंबर 1। नंबर 2 एग्जाम्पल, चांदी में काली परत का जमना। चांदी भी देखा होगा आपने, काली हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो वो भी किस वजह से होती है, अगर आप चांदी की पायल पहनो और कुछ टाइम बाद देखना वो खराब काली टाइप की पड़ जाती है, या रिंग वगैरह, तो ये भी किस वजह से होता है, बाह्य प्रभाव की वजह से। कौन कौन से? वायु, जल की बूंदे और धूल के कण। इन 3 चीजों से क्या होती है, जब धातु कोई खराब हो जाती है तो उसे हम धातु संक्षारण, मेटल करोजन कहा जाता है। आया समझ में? बहुत इजी है, 2 एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, लोहे में जंग लगना और चांदी का काला पड़ना, कॉपर का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना। ठीक है, हटा दो। फिर एक और चीज होती है विकृत गंधिता। एक और चीज है विकृत गंधिता, बैड स्मेल। बैड स्मेल नाम से समझ आ रहा होगा, बैड स्मेल। बैड स्मेल, गंदी स्मेल। तो ये विकृत गंधिता क्या होती है, जब कोई खाने के पदार्थ तेलीय या फिर वसा युक्त पदार्थ, तेलीय और वसा युक्त का मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें ऑयल हो, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वसा होती है, ऑयली फूड जो होता है हमारा, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, पापड़ हो सकता है, नमकीन हो सकते हैं, बिस्किट्स हो सकते हैं, ये क्या होता है, ऑयली फूड होते हैं। जब हम ऑयली फूड को बहुत लंबे टाइम तक खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें गंदी सी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। कभी आप देखना, अगर आप अचार को ना खुले में छोड़ दो बहुत टाइम तक, बिल्कुल ना उसे धूप दो ना उसे सही, तो देखना उसको कुछ टाइम बाद उसमें बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। वैसे अगर आप बिस्किट, नमकीन को खुले में छोड़ दो तो देखा वो कैसे सिल जाते हैं, तो उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता का मतलब होता है वसायुक्त और तेलीय पदार्थों का कुछ टाइम तक का ऑक्सीजन के साथ संपर्क होने से, हाँ, जब तेलीय और वसायुक्त पदार्थों का ऑक्सीजन से संपर्क हो जाता है तो वो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वो उसका टेस्ट और उसकी स्मेल टोटली चेंज हो जाती है, उसे हम विकृत गंधिता, बैड स्मेल कहते हैं। ठीक है ना, जैसे ये ना तभी होगा जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी। ऑक्सीजन का है हमारे आसपास सब जगह, क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि खुले में रखना। ठीक है, कोई भी ऐसा तेली पदार्थ अगर आप खुले में रख रहे हो तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से क्या होती है, उसमें बैड स्मेल आने लग जाती है और टेस्टी भी उसका अच्छा नहीं रह जाता है, तो उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, आप ऐसे कंटेनर्स का यूज करो जो एयर टाइट हो। एयर टाइट मतलब जिसमें ऑक्सीजन जा ना पाए, जैसे कि बिस्किट्स के लिए आते हैं ना डब्बे पे को एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं, उसमें आप संभाल के रख सकते हैं। और जो बर्नी आती है अचार वगैरह रखने के लिए, उसमें भी देखिए पूरा टाइट होता है, उसमें किसी भी तरीके की हवा नहीं जाती है। इससे क्या होता है, हम इन चीजों को ज्यादा समय तक का बचा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ऐसा कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं कुछ चीजें, हर चीज नहीं। जैसे कोई सब्जी है जो कि ऑयल में बनी हुई है तो उसको आप कुछ टाइम के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, बट ज्यादा टाइम तक रखने के लिए वो भी खराबी हो जाती है, हाँ, तो ज्यादा टाइम रखना भी नहीं चाहिए नॉर्मली। तो लेकिन आप अगर उपाय आए तो आप ये कर सकते हैं। और नंबर 3, उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाना। यस, नाइट्रोजन गैस मिलाना। आपने चिप्स खाए ना, क्या मिलता है उसमें, नाइट्रोजन गैस और चिप्स मिलता है, सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमें, नाइट्रोजन गैस। बहुत से लोग इस वजह से पता है फूली हुई थैली नहीं लेते कि इसमें तो ज्यादा नाइट्रोजन होगी, चिप्स तो कम होगा, हम इसको क्यों ले, हम जो बिना फूली हुई वो वाली लेते हैं उसमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये ना बेवकूफी और गलत फहमी है कि जिसमें नाइट्रोजन गैस नहीं होती है उसमें ज्यादा चिप्स होगा। चिप्स उतना ही रहना है, बस ये है कि उसमें से नाइट्रोजन गैस आपकी बाहर निकल चुकी है और उसमें ऑक्सीजन भर रही है, कहीं ना कहीं उसमें छेद हुआ है जिससे वो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई है और वो खराब हो चुका है। यस,
बाजार में अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको मिलता है जिसमें नाइट्रोजन गैस नहीं है और वो फुला हुआ नहीं है, चिप्स है, वो कुरकुरे के पैकेट्स हो, उसे कभी मत खाना, कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है नाइट्रोजन गैस निकल गई है। नाइट्रोजन गैस हमने डाली ही इसलिए थी ताकि जो अंदर प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, वो खाने लायक रहे, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी नाइट्रोजन गैस तो सब बाहर निकल गई और धीरे धीरे छोटे छोटे थोड़ा करके उसमें ऑक्सीजन जा रही है, तो क्या वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। हालांकि हमें एकदम से स्मेल और टेस्ट नहीं आता है, पता है क्यों? क्योंकि जो ये कंपनी वाले होते हैं ना, ये टेस्ट के लिए कुछ बहुत सी चीजें मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन निकल भी जाए ना तो टेस्ट हमें चेंज नहीं लगता है, लेकिन वो खराब हो चुका है, असल में वो खराब हो चुका है। तो ऐसी चीजें ना ही लें आप लोग, ठीक है। इसलिए विकृत गंधिता में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। इतना समझ में आ गया? तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब हम जो है इससे आगे की करेंगे कल। अच्छा एक चलो हम इससे आगे का अब हम कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। मैं आपके लिए कह रही थी कि मैं एक होमवर्क देते हुए जा रही हूँ आपको। जो मैंने रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना सिखाया था, वो उसका एक होमवर्क है जिसे आपको करके लाना है और बिना चीटिंग करे, ठीक है ना। मैंने आपको सिखाया है, जिसने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है जाइए मेरी सारी पुरानी क्लासेस देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और उसके बाद आकर आप लोग उसे सॉल्व करिए जो मैं दे रही हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा C6H12O6, ये किसका होता है पता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का होता है C6H12O6 है। इसका याद कर लेना कंपलसरी है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का याद रख लेना, C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू हमारा बना है CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इसको भी आप ऊष्माक्षेपी के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? ग्लूकोज है, ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड से हमें क्या निकला है? जल। इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेरे को एक और लास्ट चीज बता दी थी, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो हाँ, श्वसन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होती है? यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होती है, ये एक क्वेश्चन बनता है। एक बार मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। हाँ, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यानी कि जो हम ब्रीथ लेते हैं उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है। एंडोथर्मिक का मतलब तो आप समझ गए, जिसमें हम ऊष्मा निकलती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या हमारे सांस लेने के बाद हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है? तो आप लिखेंगे यस। तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को हैंडल करते समय, कि शरीर से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन जाता है तो वो ग्लूकोज के रूप में जाता है, ग्लूकोज इसके रूप में, C6H12O6 के रूप में जब हमारे शरीर में वो ग्लूकोज पहुंचता है और वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है। सांस भी ली ना हमने, ऑक्सीजन गई हमारे अंदर, फिर जो ग्लूकोज है उसने ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद हमें देता है वो एनर्जी, काम करने की, खाने की, पीने की, नाचने की, दौड़ने की, बोलने की, जो भी ये हमें एनर्जी मिलती है ना, ये हमें ग्लूकोज से मिलती है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन साथ में मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? जलते हैं। यस, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो ये दोनों जल जाते हैं। जलने से क्या होती है? ताकत मिलती है। आपने देखा है आग, लकड़ी जब जलाते हैं तो क्या मिलता है हमें? आग मिलती है, ऊष्मा मिलती है, तब जाके हमारा खाना बनता है। तो जब ये दोनों जलते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी मिलके क्या होती है? हमें काम करने की, हर चीज की ताकत आती है। एनर्जी मिली, लेकिन जलने के बाद हमेशा क्या बच जाता है? कूड़ा, क्या कहते हैं उसे, राख वगैरह बच जाती है लकड़ी की। उसी तरह हमारे शरीर में भी जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज जल जाता है ना, तो जलने के बाद वो जो बच जाता है ना, उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यस, जो जलने के बाद जो हमारे अंदर गैस बच जाती है उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मिले और इन दोनों से निकला क्या हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, तो वो फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ जो बची कुची ऊष्मा थी वो भी निकलती है। आया समझ में? तो इस तरह से आप समझा सकते हैं कि श्वसन अभिक्रिया को आखिर हम क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इससे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, मेरा बस समझाने का मकसद था, वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं,
वो दोनों जलते हैं, जलने से हमें एनर्जी मिलती है। जलने के बाद जो अवशेष बच जाता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे सांस बाहर छोड़ने पर निकलता है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकल जाती है, इसलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको क्लासेस पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच और रिवीजन करते चलें। ओके, बाय बाय।